बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये कंटिन्यूशन है पिछले टॉपिक की, और पीछे जो टॉपिक चल रहा है वो है कि अगर हमने न्यू बाइंग करनी है तो हम किस तरह से मार्केट से प्राइसेस को एस्टिमेट कर सकते हैं, कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हर वो बाइंग जो फर्स्ट टाइम आपके पास आएगी उसके लिए आप मार्केट से कुछ प्राइसेस का आइडिया लेंगे। तो वो आइडिया किस तरह से लिया जा सकता है, ये कुछ पीछे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसमें नेक्स्ट जो नई चीज़ ऐड हो रही है वो है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। कि जब भी आपने प्राइसेस को एस्टिमेट करना है न्यू प्रोडक्ट के लिए मार्केट से, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि इस आइटम के लिए डायरेक्ट कॉस्ट इसकी क्या है और इनडायरेक्ट कॉस्ट इसकी क्या है। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड भी होती है लेकिन प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं भी होती। यानी जैसे अगर आप कोई दो डिफरेंट एग्जांपल से समझा देता हूँ। नंबर वन, तो आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आप बिस्कुट की फैक्ट्री है, बिस्कुट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो अब बिस्कुट के ऊपर जो डायरेक्ट कॉस्ट आ रही होगी वो उसके नंबर वन तो उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो रॉ मटेरियल होते हैं। मैदा हो सकता है, कुछ चीनी हो सकती है, कुछ प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं, केमिकल उसमें कुछ हो सकते हैं, या जो भी उसकी रेसिपी में चीज़ें हैं वो डायरेक्टली उसकी कॉस्ट कहलाएंगी कि ये सारी रेसिपीज़ की डायरेक्ट कॉस्ट है। फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई पैकिंग मटेरियल होगा, कोई लेबल होगा, कोई आउटर कार्टन होगा, ये भी उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है। फिर उस प्रोडक्ट का बनने के बाद स्टोरेज आएगी कि किसी जगह पे उसको रखना है, तो उस स्टोर की कुछ कॉस्ट होगी। से कि आप रेंट पे एक कमरा लेते हैं और उसमें वो बिस्कुट के डब्बे रख देते हैं, तो उस रूम का जो रेंट होगा वो भी उस प्रोडक्ट के ऊपर आएगा कि ये इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है। फिर उस प्रोडक्ट को स्टोर से जब डिस्ट्रीब्यूटर को या शॉपकीपर को भिजवाया जाएगा सेल के लिए, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, जो सप्लाई चेन उसमें इन्वॉल्व होगी, लॉजिस्टिक वगैरह, वो भी उसकी डायरेक्ट कॉस्ट में आएगी। इसके अलावा उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जितने लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे प्रोडक्शन लाइन में, जो बना रहे थे, जो पैक कर रहे थे, वो भी उसकी डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। फिर वो लोग जो सेल कर रहे थे वो भी उसकी डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, जो मार्केटिंग कर रहे थे वो भी उसकी डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे उसकी प्रोडक्ट की, पर्टिकुलरली उस बिस्कुट की बात कर रहा हूँ जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसमें वो सब चीज़ें उसकी डायरेक्ट कॉस्ट में आएंगी कि ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट है उसकी। अब इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या आएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट में बिल्डिंग आएगी, प्लांट आएगा, और अगर कुछ बैंक से लोन लिया हुआ तो उसका इंटरेस्ट आएगा। तो ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि आपका अगर लोन नहीं लिया तो फिर जो मनी अवेलेबल है ये भी इनडायरेक्ट, जो कैश इन हैंड होता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है कि आप जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जिससे प्रोडक्ट बन रही है, सेल हो रही है, वो सब डायरेक्ट कॉस्ट है, और जो प्रोडक्ट को हेल्प कर रही हैं चीज़ें वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब इसको एक दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि अगर हम कुछ प्रोक्योर कर रहे हैं, क्योंकि हम तो प्रोक्योरमेंट में प्राइसेस को एस्टिमेट करने वाले हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम प्रोक्योर करते हैं किसी चीज़ को तो फिर डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी। अब फर्ज कर लें कि आपने कोई रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है। एक ईजी एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक ट्राउज़र मुझे ज़रूरत थी अर्जेंटली, मैंने किसी शादी पे जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं एक नया ट्राउज़र ले लूँ। मैं यहाँ लाहौर में जो लोग रहते हैं तो उनको पता होगा कि फोर्ट्रेस स्टेडियम एक बड़ी मार्केट है, वहाँ एंटरटेनमेंट प्लस शॉपिंग मॉल्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत रश होता है। और उस एरिया में यानी फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर एंटर होने के लिए एक एंट्री टिकट है, और उससे पहले एंट्री टिकट सेपरेट होती थी और पार्किंग की फ़ीस सेपरेट होती थी। अब शायद दोनों एक ही हो गए हैं, तो बहरहाल कुछ फ़ीस पे करनी पड़ती है आपको एंट्री के लिए। तो मेरे नियरेस्ट थी, मैं गाड़ी में गया, अब जाके तो ट्राउज़र ख़रीदा, और दुकानदार से मैंने कहा कि भाई इसकी लेंथ जो है ना, वो जो मेरी मेजरमेंट है उसके हिसाब से इसको कुछ कटिंग करवा के नीचे से आप इसको दोबारा से
करवा दें, ठीक करवा दें तो मैं वेट कर लेता हूँ। उसने मुझे कहा कि जी मैं शाम को 10 बजे से पहले नहीं दे सकता, तो आप रात को आके ले जाएं या कल सुबह ले लें। तो अब जो फ़ौरन मेरे जहन में बात आई कि यार मैं पहले तो 200-400-500 रुपये का पेट्रोल खर्च करके आया हूँ यहाँ पर, फिर मैंने एंट्री टिकट ली है, फिर मैंने पार्किंग वाले को फ़ीस दी है। तो अगर ये सारा मिला के मेरा 500 रुपया हुआ, तो इसका मतलब कि तुम मुझे कह रहे हो कि जी इस 3000 की पेंट के लिए मैं 500 रुपया फिर खर्च करूँ, 500 मैं पहले खर्च कर चुका हूँ, तो ये तो मुझे 4000 में पड़ गई ना। तो अब ये जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो 3000 थी, और जब मैंने उसको हासिल किया तो वो मुझे 4000 में पड़ी, यानी मेरे पास वो मेरी जेब से 4000 रुपया निकला। तो जो डायरेक्टली प्रोडक्ट की कॉस्ट है 3000, वो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है, और जो 1000 रुपया मेरा पेट्रोल का और वो जो एंट्री टिकट है, पार्किंग फीस है, उस पर खर्च हुआ, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो मुझे उसको हासिल करने के लिए पे करनी पड़ी। तो इस तरह से जब भी आप किसी चीज़ को प्रोक्योर करने जा रहे हैं तो आप सिर्फ उसकी प्राइस को काउंट नहीं कर रहे होते कि जी अच्छा इसकी प्राइस ये अवेलेबल है, आप उसको अपने तक हासिल करने के लिए खुद उठाते हैं और उस सप्लायर से कहते हैं कि डिलीवर कर दो। तो उसमें कुछ फ्रेट चार्जेस ऐड हो सकते हैं, कोई पैकिंग चार्जेस ऐड हो सकते हैं अगर कोई सेपरेट पैकिंग की ज़रूरत हो, या कुछ और तरह के चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, इंश्योरेंस ऐड हो सकती है अगर आपको ख़तरा हो कि ये रास्ते में डैमेज ना हो जाए। तो ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं जो कि प्रोडक्ट जिस जगह पे अवेलेबल थी, जो रेडी टू यूज़ थी कि आप उसको प्रोडक्ट को वहाँ पे जाएं और उसको इस्तेमाल कर लें, तो उसकी जो प्राइस है वो उसकी डायरेक्ट प्राइस है। लेकिन जब आपने कहा कि नहीं ये आप मेरे ऑफिस तक, फैक्ट्री तक भिजवा दें, तो फिर जो उस पर अदर एक्सपेंस आएंगे, जो इंश्योरेंस भी हो सकती है, उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड भी हो सकता है, उसकी पैकिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फ्रेट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं जो उसको हासिल करने के लिए आपको पे करनी पड़ रही है। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जब आप कोई न्यू बाइंग करते हैं तो उसके लिए आपको कंसिडर करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी और क्लैरिफिकेशन कर दूँ, बुक में जो लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल किसी जगह पे 2 प्रोडक्ट बन रही हैं कि बिस्किट्स बन रहे हैं प्लस ब्रेड भी बन रही है। तो अब बिस्किट्स जब स्टोर होंगे किसी वेयर हाउस में, यानी जो उनकी इनबाउंड लॉजिस्टिक है सिर्फ बिस्किट के लिए, तो वो जो कॉस्ट होगी स्टोर का वो पोर्शन उस बिस्किट के ऊपर आएगा। लेकिन जिस जगह पे ब्रेड पे स्टोर होगी उस जगह की कॉस्ट ब्रेड के ऊपर जाएगी कि ये ब्रेड की डायरेक्ट कॉस्ट है, और जो ओवरऑल स्टोर है वो उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगी। यानी कि अगर एक बड़ा स्टोर है, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और पूरा स्टोर की कॉस्ट या रेंट जो होगा वो सारे का सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। लेकिन जो डायरेक्ट कॉस्ट, वो पोर्शन जिस जगह पे वो ब्रेड पड़ी है या जिस जगह वो बिस्कुट पड़े हैं, वो उस प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट कॉस्ट काउंट होगा। फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी सप्लाई चेन इन्वॉल्व होगी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो, उसमें स्टोरेज हो, पैकिंग हो, लॉजिस्टिक हो, वो सब चीज़ें जो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड यूज़ हो रही हैं वो उस प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट होगी। लेकिन उसके अलावा जो बाकी का एरिया, जैसे कि एक बड़ा स्टोर है जिसमें 10 कमरे हैं लेकिन बिस्किट के लिए 1 कमरा यूज़ हुआ है, तो जो 1 कमरे का रेंट होगा या 1 कमरे की जो कॉस्ट होगी स्टोर करने की, वो बिस्कुट के ऊपर जाएगी। लेकिन जो बाकी 9 कमरे स्टोर के थे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी, क्योंकि स्टोर अवेलेबल है, कंपनी के एसेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, टोटल जो प्लांट मशीनरी है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन वो प्लांट मशीनरी जो बिस्कुट बनाने के लिए यूज़ हो रहा है वो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है। तो इस तरह से इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट है जो उस बिस्कुट की सप्लाई चेन के लिए यूज़ हो रही है। लेकिन जो टोटल ऑपरेशन है वेयर हाउस का वो उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, यानी टोटल वेयर हाउस इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगी और जो पर्टिकुलरली स्टोर यूज़ हो रहा है वो डायरेक्ट कॉस्ट आएगी।
इसको एक और एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ कि जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक डायरेक्ट कॉस्ट है, ऑपरेशन जो है इनडायरेक्ट, इनबाउंड लॉजिस्टिक डायरेक्ट कॉस्ट है, ऑपरेशन जो है टोटल वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक डायरेक्ट कॉस्ट है, मार्केटिंग डायरेक्ट कॉस्ट है, सेल्स डायरेक्ट कॉस्ट है, आफ्टर सेल सर्विसेज जो कि प्रोडक्ट के रिलेटेड है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, फर्म का जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी आईटी रिलेटेड डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, एडमिन डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट है। यानी वो सारे जो सपोर्ट में आते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होंगे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, लेकिन वो प्रोडक्ट्स में जब कॉस्टिंग होगी तो उसकी प्राइस उसमें शामिल की जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी शामिल की जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट भी शामिल की जाएगी। मैं एक फूड इंडस्ट्री में था तो वहाँ पे जब कॉस्टिंग होती थी तो वो देखते थे कि जो प्रोडक्ट की रेसिपी है वो ये है और जो जिसको डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाएगा, प्लस जो टोटल कंपनी के एसेट्स जो उसकी वैल्यू बनती थी उसको टोटल को इनडायरेक्ट कॉस्ट में पर पीस करके तो डाल दिया जाता था कि ये सारे का सारा प्रोडक्ट के कॉस्टिंग के ऊपर जाएगा और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि कंपनी ने वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उस पर इन्वेस्टमेंट की होती है, तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। हाँ वो प्रोडक्ट से यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, यूज़ हो रहा होगा तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी, नहीं यूज़ हो रहा लेकिन पड़ा है तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। जैसे आईटी डिपार्टमेंट अगर छोटा है तो उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होगी, बहुत बड़ा है तो उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट ज़्यादा होगी। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट 2 बंदों पे चल रहा है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होगी, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट 20 बंदों पे चल रहा है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ज़्यादा होगी। लेकिन जो प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट की काउंट की जाएगी, लेकिन जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसमें अदर प्लांट एंड मशीनरी, अदर बिल्डिंग्स, वेयर हाउस, फ्लीट और टोटल एम्प्लॉयज, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा और ये भी प्रोडक्ट की ऊपर ही जाएगा कि प्रोडक्ट की डायरेक्ट इतनी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट इतनी कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ये बनती है। तो होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इसी में आएगा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और ये एक सेपरेट टॉपिक है। यानी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसका मतलब फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता। फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, बल्कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के साथ एक और कॉस्ट भी होती है, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।